हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और बच्चों, आज आपके जो 26 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा वो आपका आज पेपर होने वाला है। तो आज जो आपके 2 बजे जो पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का ये पूरा वीडियो अब आ चुका है। और फुल पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, और आपका पूरा पेपर इसी वीडियो में से आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है आपका जो पूरा पेपर है जो इसी वीडियो में से आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात के बज रहे हैं, जब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ तो रात के बज रहे हैं 1। तो 1 बजे मैं आपके ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कितना समय लगेगा, लेकिन मेरी ये पूरी गारंटी है आपको कि जब भी आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आप है जो 80 में से 80 का जो स्कोर है वो करके आएंगे, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर है वो इसी वीडियो में से आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप 80 में से 80 का जो स्कोर है वो करके आएंगे। और मैं आपको पूरा पेपर इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने जो हिंदी का, इंग्लिश का और साइंस का पेपर आपने देखा होगा, उसी प्रकार से उससे भी और बेहतर तरीके से मैं आपको सामाजिक की तैयारी करवाने वाला हूँ। तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका अच्छी प्रकार से ये पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप जो 2 बजे आज आपका पेपर आने वाला है उसको आप जो पूरे में से पूरे करके आओ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपका गणित का भी पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूं। तो गणित के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि आपको पता होगा कि अपना जो मेन चैनल है उसके ऊपर जो अभी 7 दिन तक जो वीडियो नहीं आएंगे वो स्ट्राइक आ चुकी है। तो उसके कारण मैं आपके तैयारी के लिए मैं आपके इस चैनल के ऊपर आपके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो इस पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चा आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा, मेरी गारंटी है आप ये जो 80 में से 80 नंबर आप जो फोड़ के आएंगे आज, और आप ये पूरा पेपर आपके सही होगा, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और ऐप के ऊपर आपके जो 120 प्रश्नों का टेस्ट है वो अगर आप दे देते तो और भी आपके जो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, और आप आराम से जो 80 में से 80 का स्कोर कर पाएंगे। आपका सपना है इस बार जो टैबलेट लेने का, तो ज़रूर आपका सपना टैबलेट लेने का पूरा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन आपके रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। तो आपको क्या करना है, वारेन हेस्टिंग का आ जाए तो आपको वारेन हेस्टिंग ये भारत के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे। आपको कमेंट करके बताएं कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे? तो बिरसा का संबंध किनसे था? तो बिरसा क्या थे, मुंडा थे। तो बिरसा मुंडा आपको नाम पता होगा। तो बिरसा मुंडा जनजाति से थे। और ये मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती हैं, आपको कमेंट करके बतानी। और एक बिरसा मुंडा का प्रतीक किस झंडे को कहा गया है, आपको वो भी उत्तर कमेंट करके बता। अगला प्रश्न है फिर आपके कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण हेतु तो कौन कौन से उपाय किया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना और उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको क्या बनना है, द बनना है। फिर आपके एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? और एक सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में एक अंतर जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो किसी भी देश की जो मृत्यु दर और जन्म दर का जो बीच का अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। फुल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, और एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। किस राज्य में 60% से ज़्यादा अलग अलग जो जनजाति समूह रहते हैं? तो कौन से राज्य में 60% से ज़्यादा अलग अलग जो जनजाति समूह रहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो अलग अलग जो ये जनजाति समूह रहते हैं, 60 से भी ज़्यादा जो जनजाति समूह रहते हैं, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, उड़ीसा करेंगे। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, उड़ीसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने किस रंग से पुतवा दिया है? कौन सा रंग से पुतवा दिया है? तो उनको लाल रंग से पुतवा दिया है। आप सभी को पता होगा कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिसाव हुआ था, और यहाँ पर जो एक विषैली गैस का जो स्रावण हो गया था, इसके कारण जो कई लोग उसमें जान गंवा बैठे थे। अगला प्रश्न आपका ये है
कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया था। वो कब बुलाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको जो अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है, परीक्षा में छपेगा ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 17 जुलाई 1734। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो मेवाड़ के महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय थे, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने इनकी जो अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है वो उदयपुर के डबोक में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के डबोक में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? डबोक इसका उत्तर रहेगा। और हवाई अड्डा कहाँ पे? तो जोधपुर के रातानाडा में भी हवाई अड्डा है, जयपुर के सांगानेर में हवाई अड्डा है, और अजमेर के किशनगढ़ में भी हवाई अड्डा है। जयपुर का जो सांगानेर वाला हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आपके 9वां प्रश्न जो आएगा उसमें आपके अति लघुतात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपकी जो इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ लिखने हैं। तो खनिजों एवं जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है, कैसे बनाता है ये? तो मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इसमें आपको बनना है उपजाऊ, ठीक है, इसमें आपको बनना है उपजाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो यहाँ पे क्या लिखना आपको? आकर्षित करता है। जो धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले लोग होते हैं, स्थान होते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए क्या बनाती है? तो कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून बनाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको लिंगानुपात कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बच्चों, आप इसको अच्छे से याद समझ लेना, और चाहे तो आप इसको रिवाइज भी कर लेना। आपके इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? एक तो आपको ये कमेंट करके बताना कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो कमेंट करके इसलिए बताना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताना है। भारत में घना जो बसा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो भारत में जो घना बसा क्षेत्र है वो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। फिर आपके सरकारी जो सफाई कर्मचारी आंदोलन, तो सफाई कर्मचारी आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये 2003 में हुआ था। पौधों के बीच अनावृत भूमि को ढंकना, इसको क्या कहा जाता है? इसको मल्च बनाना कहते हैं। और भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में। भारत में जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। अच्छा, भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्षों के बाद में होती है? कितने सालों के बाद में, जो समय के बाद में जो जनगणना होती है? कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपके अगला जो प्रश्न आएगा जिसमें आपको क्या है? सत्य असत्य जांच करके लिखना है। तो जयपुर में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में नहीं की है ये, तो इसका उत्तर आपके गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड है, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम साझा अभियान बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करने तो संचालित है। तो ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। जो साझा अभियान है वो बाल विवाह से मुक्ति के लिए चलाया गया अभियान है, ये सही बात है। सतत विकास गोल 2030 की कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूपों एवं सभी जगहों से समाप्त करना है। तो ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अच्छा, सतत विकास के जो लक्ष्य है वो कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो आपको याद कर लेना, इसके 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आपको इनकी संख्या याद कर लेनी है, 17 लक्ष्य इनके निर्धारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों को जीवन जीने के अधिकार से अलग माना गया है। तो ये गलत हो जाएगा, इनको अलग नहीं माना गया है, इनको जीवन जीने के अधिकार ही माना गया है। पानी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का अधिकार जो है वो जीवन जीने का अधिकार ही है, अलग नहीं है। तो ये आपके गलत हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपके, देखो अब आपके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन के जो क्रमांक ऊपर नीचे हैं इसलिए आपको जिन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है। हनुमानगढ़ जिला आपको एक मैप भरना है, तो हनुमानगढ़ जो जिला आपके यहाँ भरा जाएगा, ये ऊपर ही ऊपर आपके क्या हो जाएगा? ये हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। इसके बाद में दौसा भरना है, तो दौसा आपका जो इधर ये जो आपका हिस्सा आ रहा है जयपुर के पास वाला, वो आपका क्या हो जाएगा? दौसा हो जाएगा। तो जयपुर के पास जो ये तो आपके जयपुर है, ये वाला तो ये तो आपके जयपुर है। तो जयपुर के पास ये जो जिला है वो आपके क्या हो जाएगा? दौसा हो जाएगा। और दौसा के बाद में है भीलवाड़ा, तो ये जो आयत जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये वाली आकृति वो आपके भीलवाड़ा है, ठीक है। इसका उत्तर क्या करेंगे? भीलवाड़ा करेंगे। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि जिलों की नगरी किसको कहा जाता है?
झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताओ एक तो। और एक वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फिर इसके बाद में आपके आएगा करौली। तो करौली जो है आपके वो धौलपुर करौली, ये वाला जो जिला है आपके करौली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनना, आपको करौली बनना है। वैसे आपके 5 आएगा, उसमें से आपको 4 को बनना है। अलवर, तो अलवर जो है आपकी दौसा से ऊपर वाला, तो ये जो आपकी कौन सा जिला हो जाएगा, ये अलवर हो जाएगा। तो ये अलवर, दौसा, करौली ये आस पास के ज़िले हैं। इधर ये भरतपुर हो जाएगा और ये वाला धौलपुर हो जाएगा। सबसे ऊपर ही ऊपर ये वाला जो ज़िला है ये श्री गंगानगर है। ये जो बड़ा ज़िला है वो आपका जैसलमेर है। ये इसके नीचे ये बाड़मेर है, ये जोधपुर है, ये बीकानेर है, ये नागौर है, ये पाली है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जालौर, और ये सिरोही, और ये वाला उदयपुर है। ये वाला इलाका कौन सा है, ये उदयपुर, नीचे डूंगरपुर है उदयपुर के नीचे, और फिर बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, और ये चित्तौड़गढ़ है, और ये राजसमंद। तो राजसमंद ये मेवाड़ में आएंगे सारे के सारे, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि सनराइज उद्योग किसको कहा जाता है, और ग्रेट लेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सनराइज उद्योग किसको कहा जाता है, जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उनको सनराइज उद्योग कहा जाता है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सनराइज उद्योग कहा जाता है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जो आईटी वाला उद्योग है वो सनराइज उद्योग हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ है, सत्कार और ज्ञान से संबंधित जो उद्योग है वो कौन से हो जाएंगे, इसमें सनराइज उद्योग में आते हैं। और ये जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ग्रेट लेक्स ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसमें 5 जिलों का समूह है। 5 जिले कौन कौन से इस ग्रेट लेक्स में, तो ग्रेट लेक्स में एक तो आपको नाम याद कर लेना है। ग्रेट लेक्स में एक तो सुपीरियर झील, कौन सी झील है, सुपीरियर झील है। एक सुपीरियर झील के अलावा दूसरे आपके ह्यूरन झील है, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगा, ह्यूरन झील हो जाएगा। तीसरे आपके ओटारियो है, ये झीलों का नाम है ये, ठीक है। तो तीसरे हो जाएगा आपके ओटारियो। ओटारियो के बाद में चौथी जो झील है वो मिशिगन, और 5वीं आपकी ईरी झील है। इसमें से जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी झील है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निर्वाह कृषि और गहन कृषि में आपको अंतर बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में आपको अंतर बताना है, तो आपको इसमें दोनों का अंतर लिखना है। तो अंतर में आप क्या क्या लिखेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो निर्वाह कृषि और आपके गहन कृषि में क्या क्या अंतर है। निर्वाह कृषि इसके अंतर्गत है जो खेतों का पर परिवार के द्वारा लोगों के जीवन निर्वाह तो फसलों का उत्पादन करते हैं, इसको निर्वाह कृषि कहते हैं। जबकि गहन कृषि में क्या होता है, गहन कृषि में किसान जो होते हैं वो छोटे खेतों पर अधिक श्रम और संसाधनों की सहायता से कई फसलों का उत्पादन करते हैं। निर्वाह कृषि में अधिकांश लोग हाथों से काम करते हैं, जबकि गहन कृषि में अधिकांश कार्य जो मशीनों के द्वारा किया जाता है। बड़े लेवल पर जो खेती होती है वो गहन कृषि होती है, और छोटे अपने घर का कार्य चलाने के लिए, अपनी घर खर्चा चलाने के लिए कृषि करते हैं, उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि में पूंजी कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़मीन कम है तो पूंजी भी कम लगानी पड़ेगी। और गहन कृषि में पूंजी अधिक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। निर्वाह कृषि में निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जबकि गहन कृषि में उच्च टेक्नोलॉजी यानी कि उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई 4 कारण इसमें आपको बताने की। कोई सा भी मान लो देश है, तो किसी भी देश को जो ये लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान का क्या आवश्यकता है, 4 कारण आपको इसमें बता। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके 4 प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। एक तो संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यह नियमों की एक समूह होता है जिसमें एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए पद्धति के रूप में इसको अपना सकते हैं, यानी कि एक नियमों की किताब होती है संविधान। इसके अलावा संविधान द्वारा तय किया गया जाता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे होगी, ये संविधान के द्वारा तय किया जाता है। लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। और लोकतांत्रिक समाज में बहुमत भी निरंकुशता का खतरा बना रहता है, तो अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता का प्रतिबंध लगाना संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। आप कमेंट करके बताएं कि भारत का जो संविधान है वो कब बना था, भारत का संविधान कब बना और लागू कब किया गया, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और भारत में जो संविधान का जनक है वो किन को कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और
अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म से संबंधित किसी भी जो तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक है? तो भाई अस्पृश्यता के अंतर्गत एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के नीची जाति के हिसाब से अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को जो दबाते हैं, और धर्म के नाम पर जो अलग अलग करने के लिए, उनके भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर जो पाबंदी वो लगाई गई है। अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, ठीक है, अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद कर लेना, इसका जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 17 याद कर लेना। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत को निवारण करता है। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों का उदाहरण दीजिए और साइबर सुरक्षा के कोई 4 उपाय बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। परीक्षा में आपके 100% आने के पूरे चांसेस के। तो राजस्थान में किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों का आपको उदाहरण बताना है और साइबर सुरक्षा के कोई 4 उपाय बता। तो राजस्थान की 4 प्रमुख है जो उद्योग कौन कौन से, जिसमें आप नाम लिखेंगे। कुटीर उद्योग में हथकरघा उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, चर्म उद्योग है और मिट्टी के बर्तन का निर्माण का उद्योग है। ये तो 4 उद्योग हो जाएगा कुटीर उद्योग। उसके बाद में आपको बताना है इसमें कि साइबर सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं। तो साइबर सुरक्षा है तो जो अपने पासवर्ड और ATM पिन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए और किसी को भी अपने पासवर्ड वगैरह नहीं बताना चाहिए। अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए और किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। अपनी जो पर्सनल जानकारी वो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ATM, बैंक खाता, इनसे संबंधित धोखाधड़ी की जो सूचना है वो तत्काल संबंधित बैंक को देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मैं आपके इंपॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन है वो मैं आपके लेके आया हूँ और आपके इन्हीं में से पूरा पेपर वो आपके आने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक और देखते रहिए और आपका जो पूरा फ़ायदा मिलेगा, मेरी ये गारंटी है आपको। गणित का भी आपका जो पूरा पेपर है उसको मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और गणित की तो मेरी आपको गारंटी है, आप जो 80 में से 80 गणित में भी आज लेके आएंगे। तो जिन भी बच्चों का सपना है गणित में भी 80 में से 80 लेके आना, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका सेकंड चैनल है। फर्स्ट वाला जो चैनल था वो अपना जो चैनल है वो 7 दिन के लिए उसमें टर्मिनेट हो चुका है, यानी कि 7 दिन तक उसमें आपके जो वीडियो नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऐप के ऊपर जो मैंने आपके 120 प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों को ज़रूर दे देना, टेस्ट बिल्कुल फ्री आपके लिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पहला एक और है इसमें कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। इंपॉर्टेंट है ये जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो है वो आपके ये स्कॉटलैंड का निवासी था। कौन था ये इतिहासकार था जो कि जेम्स मिल। अगला प्रश्न है कि वर्ली विद्रोह का कहाँ पर हुआ था। तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ली का जो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कौन सा चित्र पूर्णतः ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश को दर्शाता है? तो ग्रामीण परिवेश को कौन सा चित्र दर्शाता है? तो ये जो आपकी तीसरा ब वाला उत्तर दिखाई दे रहा है, इसमें ट्रैक्टर चल रहा है, खेत है, इसमें छोटे छोटे घर हैं, खेत वगैरह सभी आपकी इसको दर्शाता है। तो एक मिनट, ये ट्रैक्टर ये तो आधुनिक है और पूर्णतः ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश। तो प्राकृतिक परिवेश में आपका अ वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसमें आपकी देखो गेहूँ वगैरह सारी चीज़ में उग रही है और ये वाला अ वाला उत्तर इसमें सही होगा। जब व्यक्ति किसी नए देश में जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसको आप्रवास कहते हैं। तो जब व्यक्ति किसी नए देश में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आप्रवास कहा जाता है। आदिवासियों से की जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी पाए जाते हैं। कौन सा मजदूर अधिकार के अंतर्गत आता है? तो काम का अधिकार है, सही मेहनताना का अधिकार है और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार है। तो छठे का जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 22 अप्रैल 1734 को मराठा का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। तो ये कहाँ पर किया गया था? कौन से स्थान पर किया गया था? तो ये बूंदी के शासन में हस्तक्षेप किया गया था। तो मराठों का पहला हस्तक्षेप कहाँ पे था? बूंदी के शासन में था। कब था ये? 22 अप्रैल 1734 को। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये कि केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय विहार कहाँ स्थित है? तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर आता है? ये भरतपुर जिले में आता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? भरतपुर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि स्थल रूप के प्रकार को निर्धारित करते। तो स्थल रूप किसको निर्धारित करते हैं? ये मृदा को निर्धारित करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? मृदा लिखेंगे। नेक्स्ट है खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र बसे हुए हैं। तो कैसे बसे हुए ये?
अधिक बसे हुए हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, अधिक बसे हुए हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि हमारे देश में तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। तो हमारे जो देश में जो हाशियाई तबके हैं, क्या हैं, हाशियाई तबके। तो हाशियाई तबकों के लिए क्या बनाए गए, खास कानून और नीतियाँ बनाई गई। जिसमें आपको हाशियाई बनना है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसमें आपको क्या बनना है, साक्षरता दर बनना है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो किसकी है, तो कोटा की है। याद कर लेना, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो किसकी है, कोटा की है। ठीक है, कोटा की सबसे साक्षरता ज़्यादा है। और सबसे कम किसकी, तो सबसे कम जो हो जाएगी वो जालौर की हो जाएगी। ठीक है, याद कर लेना इसको, ये सर्वाधिक और ये न्यूनतम है। अगला प्रश्न फिर आपके मिलान करने वाला है कि एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले की संख्या को क्या कहते हैं। तो एक इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में जो दाखिला होता है वो किस आधार पर होता है, तो वो कट ऑफ के आधार पर होता है। और अपक्षय की प्रक्रिया में से किसका निर्माण होता है, तो अपक्षय की प्रक्रिया से जो मृदा का निर्माण होता है। पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या होती है उसको क्या कहते हैं, उसको साक्षर जनसंख्या कहा जाता है। फिर आपके सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आएगा कि कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो बस हो जाएगी। ठीक है, और सबसे सस्ता कौन सा हो जाएगा, सबसे महंगा साधन कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है। जननी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की चिकित्सा संस्थानों तक ले जाने और घर ले जाने का जो कार्य करती हैं। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि IM शक्ति फंड योजना का उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करना, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न आपके ये कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करना सरकार की जिम्मेदारी। तो ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगी, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको क्या करें, जन सुविधाएं मुहैया करवाएं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मुंड्रो ने दक्षिण भारत के लिए रेवाड़ी व्यवस्था का चुनाव क्यों किया। तो मुंड्रो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे और वहाँ पर जो काश्तकार ही कई पीढ़ियों से जो ज़मीन पर खेती करते चले आ रहे थे, अतः मुंड्रो ने सीधे काश्तकारों से अनुबंध करने की बात सोची और वहाँ के लिए उन्होंने जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसका चयन किया था। फिर आपके अगला प्रश्न मैप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वापस, चूरू। तो ये जो ज़िला आपका चूरू ज़िला यहाँ पे भरेंगे, चूरू। ठीक है, और आपने मैप का पूरा वीडियो देख लिया होगा। जो 33 जिलों वाला वीडियो है मैप है वही आएगा आपके, पुराना जिले वाले आएगा, नए जिलों वाला मैप आपके नहीं आएगा। तो 33 जिलों वाले आपका मैप आने वाला है। तो उसको आप भरने के लिए मैंने आपके बिल्कुल फनी ट्रिक के रूप में आपको बता रखा है। आप सर्च करना मैप भरना सीखे श्री राम क्लासेस, आपके चैनल के ऊपर ये वीडियो आ जाएगा। चूरू आपको यहाँ भरना है, जयपुर इसके पास में आ जाएगा। ये चांद जैसे दिखाई दे रही है तो सिक्कर है, ये चांद जैसी आकृति जो दिखाई दे रही है वो तो सिक्कर है। तो सिक्कर के पास में क्या हो जाएगा, ये अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। इसके बाद में बाड़मेर, तो ये जैसलमेर, ये तो हो जाएगा आपका जैसलमेर। और जैसलमेर के जो नीचे वाला जिला वो आपके क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। और जोधपुर, तो ये बाड़मेर के पास में ये वाला जो जिला है वो आपके क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। और फिर आता है बारां जिले की बात करें तो बारां जो जिला है वो ये वाला जो जिला आपके बारां जिला है। बारां जिले में एक जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति, जिसको अपन आदिम भारत की जो आदिम जाति जो इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है, बारां बनना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिए और प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, प्राथमिक जो क्रिया है वो कौन सी है और आपकी तृतीय क्रिया कौन सी, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। कृषि आधारित उद्योग, इसमें उद्योग जो होते हैं वो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु उत्पादों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे डेयरी उद्योग है, ये सभी आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। खनिज आधारित उद्योग, ये उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का प्रयोग करते हैं। समुद्र आधारित उद्योग, ये उद्योग सागर और महासागरों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे मछली का तेल उद्योग है ये वाला। वन आधारित उद्योग, ये उद्योग जो होते हैं वो वनों से प्राप्त उत्पादों को उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके कच्चे माल पर आधारित आपको यहाँ पे उद्योगों का जो
वर्गीकरण वो बता दिया। फिर आपके प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में अंतर। तो प्राथमिक क्रिया में कौन कौन आता है? प्राथमिक क्रिया में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध जो प्रकृति से होता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में वे क्रियाएं होती है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करती हैं। फिर आपके सेकंड है, प्राथमिक क्रियाएं प्राय एक परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र की जो क्रिया है वो कई लोग मिलकर करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, ठीक है, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, याद कर लेना, तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो उद्योग और विनिर्माण से संबंधित होता है। सेकंड जो एक्टिविटी होती है वो आपकी इंडस्ट्री जो होते हैं इनसे संबंधित, उद्योगों से संबंधित होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है, आपको वर्णन करना। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित स्थितियों की स्थापना के लिए समानता का अधिकार आवश्यक है। एक तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, ठीक है, अर्थात सभी लोगों को देश का जो कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकेंगे। सार्वजनिक खेल, जैसे खेल के मैदान, जैसे होटल, जैसे दुकान, पार्क आदि स्थान पर सभी को बराबर पहुंचने का अधिकार प्राप्त होगा। रोजगार के मामले में किसी भी राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, वर्णन करना है। और राजस्थान के उद्योगों का उदाहरण सहित उद्योगों का उदाहरण देना है। और बाल अधिकार किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ बता रहा हूँ मैं। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा और भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहली बात तो ये है कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाएं, और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाने चाहिए। और राज्य न तो किसी धर्म की खास धर्म को थोपेगा और न ही किसी लोगों को जो धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। फिर राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से? तो वृहद उद्योग के नाम आपको लिखना है। सूती वस्त्र उद्योग, ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो वस्त्र उद्योग वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में भी सबसे पहले ये लगा था और राजस्थान में भी सबसे पहले यही उद्योग लगा था। फिर आता है सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग। इसके अलावा भी जो धौलपुर, उदयपुर में कांस उद्योग है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर में वनस्पति के घी के जो कारखाने वो स्थित है। और नागौर में जो नमक उद्योग फैला हुआ है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, बाल अधिकार के मूल सिद्धांत कौन कौन से? तो बाल अधिकार के 4 मूल सिद्धांत हैं, जिसमें आपका जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। ये बाल अधिकार के रूप में 4 सिद्धांतों को शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न आपके ये है कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके कौन कौन से उद्देश्य थे, इनके क्या कार्य थे, और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन में प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने के लिए क्या क्या कार्य किया गया, और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की जो भूमिका थी उसका आपको वर्णन करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या था? वह आंदोलन जो बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ उसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाने लगा। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो एक तो ब्रिटिश शासन का विरोध करना, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना और स्वयं सहायता के विचारों को प्रोत्साहन देना, स्वराज के लिए संघर्ष हेतु जनता को लामबंद करना और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर देना। स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या क्या काम किया गया? तो इस आंदोलन में जो अंग्रेजी कपड़ों और विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार किया गया, जगह जगह जो विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई थी। अपने देश में ही बनी वस्तुओं का जन जागरण जो कार्य किया गया था। फिर आपकी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की जो महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करना है। तो 1920 में जो अंग्रेजों के द्वारा तुर्की सुल्तान को अपमान से भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे और जलियांवाला हत्याकांड से भारतीय नेता व्यतीत थे। गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया था और असहयोग आंदोलन चलाया था। और 1921-22 में यह आंदोलन बहुत ही बड़ा हो गया था, जिसमें वकील, विद्यार्थी, शिक्षक इसमें शामिल हुए थे और ब्रिटिश शासन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं और लोकतंत्र में संसद की आवश्यकता क्यों होती है, और निम्नलिखित परिस्थितियों में फौजदारी अथवा और दीवानी कानून के आधार पर क्या हो सकता है, वर्णन करना है। इनके फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में बताना है। पहला है कि
कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों का रोज़ परेशान करते हैं, जिसमें कौन सा कानून लगेगा वो बताना है। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ है जो अदालत में मुकदमा दायर कर देता है, तो इसमें कौन सा जो कानून लगेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत की जो संसद है उसके कितने अंग हैं। तो भारत की संसद के अंग की बात करें तो आपके भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिसमें आपके एक राष्ट्रपति होंगे, एक राज्यसभा होगी और एक आपकी लोकसभा होगा। सदन की बात करें, अंग की जगह पे यहाँ पे सदन होता, तो सदन हमारे केवल 2 ही हैं। 2 कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, ये अस्थायी सदन होता है, इसको भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में जो संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है, ये निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था में जो संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी हैं, तो ये आपको इसमें जो वर्णन कर देना है। फिर आपके एक ही दूसरा प्रश्न आपकी ये था इसका अगला कि इसमें फौजदारी और कानूनी आधार पर आपको क्या हो सकता है वो बताना है। पहला तो ये है कि कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं, इसमें क्या होगा, क्या वो हो सकता है इसका। तो इसका ये लिखेंगे हम इसमें कि यह जो केस है वो फौजदारी कानून की शाखा से संबंधित है। इस प्रक्रिया को कानून की में अपराध माना गया है और सबसे पहले FIR दर्ज कराई जाती है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के किन्हीं 4 कारणों का विवेचना करनी है। टिप्पणी लिखनी है जालोर दुर्ग के ऊपर, BLO या फिर उसके कार्य लिखना है। और अगर इसके अथवा में आपके दे रखा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, इसके वर्णन करना है। या फिर टिप्पणी लिखी है स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था और आमेर का दुर्ग। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, इन सभी के आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले आपके कि 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण कौन से थे, 4 कारण लिखने। तो पहला कारण लिखेंगे हम इसमें कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। दूसरा है कि राज्य में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जो असंतोष। तीसरा है कि सामान्य जनता में अप्रसन्नता। और चौथा है कि राज्यों में आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना। फिर आपको उसमें जालोर दुर्ग का वर्णन करना है। तो जालोर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के सोनगढ़ चौहानों का जो शौर्य का प्रतीक है। जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली की श्रृंखला में सोनगिरी की पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने दारावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में जो कई सारे कुएँ हैं, कुंड हैं, मंदिर हैं और एक दरगाह भी बनी हुई है। फिर आता है BLO। तो BLO क्या होता है? BLO का पूरा नाम होता है बूथ लेवल ऑफिसर। एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसमें आपके शिक्षक हो सकता है, पटवारी हो सकता है, ग्राम सेवक, लिपिक, कोई भी हो सकता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है जो जिसका चुनाव उसी क्षेत्र की में कार्यरत कर्मचारियों में से किया निर्वाचन विभाग करता है। BLO के काम क्या क्या होते हैं? तो घर घर जाकर वो सर्वे करता है कि 18 वर्ष की आयु वाले युवक युवतियों का नाम अपनी मतदाता सूची में जोड़ना है। नए और वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके मतदाता अथवा मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का कार्य कौन करता है? BLO करता है। BLO का पूरा नाम क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की असफलता के आपको कारण बताना है। तो पहला तो कारण ये कि अधिकांश राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। क्रांति निर्धारित समय से पहले आरंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत कुछ निश्चित स्थानों पर ही हो पाई थी और कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक ये जो स्थान है वहाँ पे विद्रोह अलग अलग समय पे शुरू हुआ था। इसके अलावा आपके क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव था, लीडरशिप नहीं थी। और राजस्थान में क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था। साथ ही इनके पास साधनों की भी, धन और इसमें अस्त्र शस्त्र की भी कमी थी। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था, ये इसके प्रमुख कारण है। फिर इसके बाद में आता है आपके स्थानीय स्तर की सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था और आमेर दुर्ग का वर्णन। तो बात कर लेते हैं स्थानीय सरकार की। तो मोटे रूप में हमारी जो स्थानीय सरकारों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो शहरी स्थानीय सरकार हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी आपकी ग्रामीण स्थानीय सरकार। ये दोनों ही प्रकार की सरकारें 3 स्तर की होती हैं और ग्रामीण सरकार में यह क्रम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में होता है। शहरी क्षेत्र में क्या होता है? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में होता है। अच्छा, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, जो मेन आदमी होता है, उसको क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताना है। और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? फिर आपको आमेर दुर्ग के बारे में बताना है कि आमेर दुर्ग जो डुंडार क्षेत्र में
आमेर दुर्ग पर्याप्त जो सुरक्षित है। महाराजा मान सिंह के काल में ही इस दुर्ग का स्थापना हुई थी और उन्नति भी हुई थी इस दुर्ग की। यहाँ की जो स्थापत्य कला है उसमें हिंदू मुगल शैली का जो सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में जड़े शीशों में सुंदरता देखते ही बनती हैं और दुर्ग के प्रवेश द्वार में गणेश गेट पर शिला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। फिर आपके अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो है कि ब्रिटिश भारत का जो इतिहास है ये किताब किसने लिखी थी। तो ब्रिटिश भारत का जो इतिहास है ये किताब जो लिखी गई थी वो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। आप कमेंट करके बताना कि ये ब्रिटिश भारत के इतिहास में जो भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है ये ब्रिटिश भारत का इतिहास। कश्मीर में बकरियां चराने वाला जो आपके आदिवासी समुदाय होता है वो कौन सा है। कश्मीर में आदिवासी जो समुदाय कौन सा जो बकरियां चराता है वो आपके बकरवाल हो जाएगा। बकरी से बकरवाल आपको नाम याद कर लेना है। कौन सा ग्रह जल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, याद कर लेना इसको। कमेंट करके बताना कि रेड स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, यानी कि लाल तारा किसको कहा जाता है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है। कमेंट करके आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है आपके वे 3 मुख्य कारक कौन से जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो 3 कारण कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी तो जन्म हो जाएगा, एक मृत्यु हो जाएगी और एक प्रवास हो जाएगा, जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जन्मेंगे तो भी परिवर्तन होगा, मरेंगे तो भी परिवर्तन होगा, और प्रवास कहीं बाहर से आ जाएंगे तो भी, और यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक रूप से हाशियाई समुदाय की विशेषता क्या है। धनी होने का एहसास होना, अधिक शिक्षित होने का एहसास, राजनीतिक रूप से ताकतवर होने का एहसास, शक्तिहीनता और पराजय का एहसास। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, द वाला उत्तर कर देंगे। लोगों का शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार कानून बनाती है। लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है। और कानून कहाँ बनते हैं, तो कानून संसद में बनते हैं। कानून की व्याख्या कहाँ पे होती है, तो व्याख्या जो न्यायालय में होती है। ठीक है, व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है, कोर्ट में दिया गया है, तो न्यायालय इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा जो बनते कहाँ कानून, तो ये संसद में बनते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सिरोही राज्य ने जो अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किया था। ये सबसे अंत में किया था, सिरोही नहीं किया था 1823 में। तो 1823 का उत्तर सही हो जाएगा। नक्की झील किस जिले में स्थित है। तो नक्की झील कहाँ पर स्थित है, ये नक्की झील जो है सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है नक्की झील। आपको कमेंट करके बताना है कि पुष्कर झील किस जिले में स्थित है, पुष्कर झील किस जिले में आती है। अगला प्रश्न है आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या भरेंगे, सामुदायिक भरेंगे। तो यहाँ पे आपको सामुदायिक भर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको भरना है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि को क्या कहा जाता है, साझा संसाधन या साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त प्रदान करती हैं। तो उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। तो इसमें आपको क्या भरना है, भूमि भरना है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी होती हैं। तो अपनी अपनी क्या होती हैं, सूचियाँ होती हैं। यहाँ पे आपको बनना है अपनी अपनी सूचियाँ होती हैं। कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो हमने चर्चा की थी इसकी भी थोड़ी देर पहले। जो कोटा है जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे कम वाला जिला हो जाएगा जालोर जिले की जो साक्षरता है वो सबसे कम है। फिर आपके अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। उच्च पर्वता और विषुवतीय वनों का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसमें जो कम जनसंख्या निवास करती है। तो पहले में क्या हो जाएगा आपके, बी हो जाएगा, कम जनसंख्या निवास करती हैं। जातीय और जनजातीय प्रमाण पत्र देना होता है। तो ये किसका होता है, काम है ये, तो ये जो आरक्षण की लाभ है तो ये दिया जाता है। वनारोपण, भूमि उद्धार एवं अतिचारण पर रोक, तो ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएंगे आपके भूमि संरक्षण से संबंधित है। सहरिया कौन है, सहरिया एक आदिम जनजाति समूह है। याद कर लेना, सहरिया एक आदिम जनजाति समूह है जो कि 12 जिले में पाई जाती हैं। 12 में भी आपकी जो किशनगंज है वहाँ पे और शाहबाद में पाई जाती हैं। 11वां प्रश्न आपके निम्न कथनों का जो जांच करके सत्य असत्य का चयन करना है। तो जन सुविधाएं लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित नहीं होती हैं। तो गलत हो जाएगा ये तो सुविधाओं से संबंधित होती है। तो पहला गलत है। दूसरा देखो, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना कृषि कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य, ये बिल्कुल सही है।
आशा सहयोगिनी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो ये वाला आपके गलत हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वुड का डिस्पेच से क्या अभिप्राय है। वुड का डिस्पेच के बारे में बताना है। और भारत में महिलाओं का उत्थान हेतु कार्य करने वाली किन्हीं 4 तात्कालिक महिला समाज सुधारकों के नाम बताना है। तो आइए देख लेते हैं वुड डिस्पेच क्या होता है। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था, इनको जो शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा गया था। क्योंकि यह जो नीति पत्र है वो चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था, इसलिए इसको वुड के डिस्पेच के नाम से जाना जाता है। महिलाओं की स्थिति के बारे में जागरूकता के लिए 4 आपको समाज सुधारकों के नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, एक तो रस सुंदरी हो जाएगा, रस सुंदरी देवी, बेगम रुकिया सखावत हुसैन हो जाएगा, ताराबाई सिंधे हो जाएगा और पंडिता रमाबाई इसका उत्तर हो जाएगा। ये चारों महिलाओं के नाम आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है। भूमि निम्नीकरण के कुछ 2 कारण तो ये है कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन और आर्थिक जो क्रिया होती है वो भूमि पर ही होती है। और भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, आवास निर्माण, सड़क, उद्योग, इन सभी की स्थापना, इन सभी का कार्य करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। तब मनुष्य की जो अधिकांश आवश्यकताएं भूमि के द्वारा पूरी होती हैं। तो भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि निम्नीकरण के 2 कारण तो कृषि संबंधी गतिविधियाँ और निर्माण संबंधी गतिविधियाँ। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। इन संसाधनों का आपको जो वर्गीकरण स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताना है। तो वे संसाधन जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन किए बिना इनका उपयोग लाया जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पानी, हवा, मृदा, खनिज, वन, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, पहला प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और बिना अधिक संशोधन किए इनका उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक जो संसाधन इनका निम्न वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर आते हैं आपके मानव निर्मित संसाधन। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने का कार्य करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। और तीसरा आता है आपका, इसका नाम है मानव संसाधन। मानव संसाधन लोग अपने आप में बड़े संसाधन होते हैं। मनुष्य भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ठीक है, और अन्य सभी संसाधनों का जो अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का कुशल उपयोग करता है और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों का कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। फिर आपको राजस्थान के मैप में भरना है बूंदी, बांसवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले भर लेते हैं बूंदी। तो बूंदी जो जिला है आपको ये यहाँ पे भर लेना है। तो ये जो जिला है आपकी बूंदी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जिला आपकी कौन सा हो जाएगा, बूंदी आ जाएगा। फिर इसके बाद में बना है बीकानेर। तो बीकानेर आपके यहाँ भर जाएंगे, ये बीकानेर है। बीकानेर का झुंझुनू है इधर आपके। तो ये वाला जो जिला आपकी कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। तो सीकर से ऊपर कौन सा हो जाएगा आपके, झुंझुनू हो जाएगा। ये चांद जैसा तो आपका सिक्कर है। फिर आपके बांसवाड़ा, तो सबसे लास्ट में आपके कौन सा है, बांसवाड़ा हो जाएगा। अंतिम आपके कौन सा है, बांसवाड़ा। शुरुआत में आपके श्री गंगानगर है, इधर आपका जैसलमेर है और इधर आपका धौलपुर है। अगला प्रश्न आपका ये कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए और रोपण कृषि क्या है इसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो आइए, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का जो स्वामित्व वो संचालन जो होता है वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन होता है वो सरकार के हाथ में होता है। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, तो इन उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन है वो सरकार और निजी दोनों उद्योगपतियों के बीच में होता है। सरकारी क्षेत्र में के उद्योग, तो इन उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन है वो कच्चे माल के उत्पादकों तथा कामगारों अथवा दोनों के द्वारा किया जाता है। रोपण कृषि क्या होती है, तो भाई रोपण कृषि भारत में बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती की जाती है, तो उसको अपन रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़, केला, कपास, ये सभी जो एकल फसल उगाई जाती हैं। और इसी प्रकार की कृषि में वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता भी होती है।
रोपण कृषि कहाँ की जाती है? तो रोपण कृषि जो मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है, और जैसे मलेशिया में रबड़ की खेती की जाती है रोपण कृषि, ब्राज़ील में कहवा, और भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण जो कि रोपण कृषि के मेन उदाहरण है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उद्देश्यों का स्पष्ट करना है, वर्णन करना है, और भारतीय राज्य धर्म को से फासला लगता है, इसका आपको उदाहरण सहित वर्णन करना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि भीलवाड़ा जिले में जो सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्र उद्योग है, इस कारण से जो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। फिर आपको बताना है स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो स्वीप कार्यक्रम क्या है? मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए, उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए एक निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित एक बहुमुखी कार्यक्रम, इसको स्वीप कहा जाता है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला तो है सूचित मतदान, यानी कि निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान होना, और दूसरा है आपके सूचित, जागरूकता के साथ में आपको मतदान करना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए, और घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह से बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया से अलग अलग तरीके से क्या क्या भूमिका निभाई, अपने शब्दों में लिखना है। संसद का गठन किस प्रकार होता है, वर्णन कीजिए 4 नंबर में। और सबसे निचले स्तर पर न्यायपालिका के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करना है। इनकी जिला स्तर की बात करें, जिला न्यायालय, तो ये जिला न्यायालय के बारे में आप क्या समझते हैं, इनका वर्णन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यायपालिका के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इन भागों में बांटा गए हैं। विवादों का निपटारा करता है। एक तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कोर्ट क्या करता है? विवादों को निपटाता है, न्यायिक समीक्षा करता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास ही होता है। और कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों की क्रियान्वयन करना, घरेलू हिंसा पर नए कानून के निर्माण में अपनी प्रक्रिया प्रदान करना। और ये 1990 के दशक में विभिन्न मंचों पर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक नया कानून की मांग की गई थी। फिर बात कर लेते हैं कि भारतीय संसद का गठन कैसे होता है। तो भारतीय संसद जो होती है वो देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था होती है, और इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। अंग कितने होते हैं? 2, 3 तो इसके अंग होते हैं और 2 इसके सदन होते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद बनाती है। और सदन की बात करें तो इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और आपके लोकसभा। राज्यसभा जो होती है मुख्य रूप से किसी देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा होती है उनसे निर्वाचित सदस्य करते हैं। और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता जो राज्यसभा की जो सभापति करते हैं, जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं? कमेंट करके बताना है। फिर आती है लोकसभा। तो लोकसभा जो होती है उसमें कुछ 545 सदस्य होते हैं, उसमें 543 इसमें निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और संसद के द्वारा जो सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा किया जाता है, और आमतौर पर जनता के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है, जिसको हम सांसद कहते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर जो विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, और लोकसभा का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अभी कौन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष? कोटा बूंदी से सांसद अभी वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर निचले स्तर की जो न्यायपालिका यानी कि जिला न्यायालय या फिर आपके अधीनस्थ न्यायालय में आपको इसका वर्णन करना है, कैसे कार्य करती है। तो सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, जिनको अधीनस्थ या फिर जिला अदालतें कहा जाता है। ये जिले अदालतें जिले तहसील स्तर पर किसी भी शहर में होती हैं, और इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे ट्रायल कोर्ट है, जिला न्यायालय है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं, प्रधान न्यायाधीश मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है, सिविल जज न्यायालय है। ये सभी नामों से इनको जाना जाता है। न्यायालय में बहुत तरह के मामलों की सुनवाई की जाती है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में तत्कालिक एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कहाँ पे नियुक्त थे, और ब्रिटिश सरकार छावनी की क्या स्थिति थी, वर्णन करना है। पंचायत समिति के आय के स्रोत कौन कौन से, और गागरोन की दुर्ग का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन कौन कहाँ कहाँ पर थे। तो पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो एक तो थे मेवाड़ में कौन थे? मेवाड़ में थे सावर्स, मेजर सावर्स थे। और मारवाड़ में कौन थे? मारवाड़ में थे ये मोकमेसन। और जयपुर में कौन थे? ये जयपुर में थे आपके ईडन, ठीक है, कर्नल ईडन। ये सभी तत्कालीन जो एजीजी थे वो कौन थे? इसके
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, राजस्थान की 1897 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और क्रांति कितने सैनिक छावनियों में हुई थी? तो राजस्थान की क्रांति के समय जो 6 सैनिक छावनियाँ होती थी, जिसमें नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा थी। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक के अतिरिक्त कोई भी जो यूरोपियन सैनिक नहीं था। फिर आपके ग्राम पंचायत की आय के स्रोत कौन कौन से? तो पंचायत समिति, सॉरी ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पंचायत समिति के प्रमुख स्रोत इस प्रकार से होगा: स्थानीय कर और शुल्कों से आय प्राप्त करना, स्थानीय कर लगा करके और शुल्क से जो प्राप्त किया जाता है। फिर आपके नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के प्रति जो अनुदान देना और मेले और हाट बाजार का प्रयोग करना प्राप्त आय है। और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार जो उपलब्ध करवाई गई राशि वहाँ से प्राप्त होती है। व्यापारी, व्यवसाय और उद्योगों पर कर लगाने से प्राप्त आय, ये सभी जो आय के प्रमुख साधन है पंचायत समिति के। गागरोन का जल दुर्ग कैसा है? तो गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है और ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, झालावाड़ जिले में स्थित है। और यह दुर्ग जो 2 नदियों काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग अपने प्राकृतिक और वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर जो निर्मित होने के साथ प्रसिद्ध भी है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रसिद्ध दुर्ग है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में घुमंतु कृषि को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को बेवड़ कहा जाता है। इसका उत्तर क्या करेंगे? बेवड़ करेंगे। चट्टान, मलबे आदि, मृदा आदि के डालों के नीचे की ओर वृहद संचलन क्या कहलाता है? तो इसको भूस्खलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको भूस्खलन कहा जाता है। पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का जो आलेखी निरूपण, उसको अपन जनसंख्या पिरामिड के रूप में जानते हैं। निम्न में से कौन सा समुदाय भारत के हाशिए पर है? तो इनमें से जो भारत के हाशिए पर समुदाय है उसका नाम आपके हो जाएगा इसमें मुस्लिम समुदाय। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कानून के तहत यह सुनिश्चित किया गया है किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी न्यूनतम जो मेहताना कानून है उसके द्वारा। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार कर ली? सबसे पहले जो भरतपुर ने स्वीकार की थी, सबसे लास्ट में स्वीकार की थी सिरोही ने। राजस्थान का अधिकांश रेलवे भारतीय किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उत्तर पश्चिम रेलवे में। फिर आपके रिक्त स्थान है ये भूमि का उपयोग किया जाता है। तो भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका रिक्त स्थान में क्या आएगा? आपके भौतिक कारकों। सबसे जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर जो संगठित किया था। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की जो जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा है अभी वर्तमान में। फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में सत्य असत्य ये मिलान करने वाला दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, तो ये हो जाएगा आपके गण्य बसे क्षेत्र हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण विवादास्पद नीति जिसका नाम हो जाएगा आपके आरक्षण व्यवस्था। वन भूमि और कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने पर जो विनाश होता है उसको क्या कहा जाता है? वो बढ़ती जनसंख्या के कारण। अरावली के बाग, पर्वतीय बाग और दक्षिण पूर्वी जो पठारी बाग है उसमें मध्य में जो जनघनत्व पाया जाता है। फिर आपको सत्य बताना है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, गलत है, ये शामिल है। सतत विकास एजेंडे में कुल 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। और 2030 तक इसको पाने का लक्ष्य रखा गया है, ये बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध करवाना, ये बिल्कुल सत्य है। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल ज़्यादातर धनाढ़ी वर्ग के लोग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपके इसमें प्रश्न है कि राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण
पैदा हुई समस्याएं बताइए। तो क्या क्या समस्या पैदा हुई कि मुनरो व्यवस्था ने माना गया कि सामान्य किसान है जो संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तित हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। दूसरा है कि राजस्व अधिकारी ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी। रैयत इतना अधिक भू राजस्व देने में स्थिति में नहीं थे। वो गाँव से भाग रहे थे और बहुत सारे गाँव है जो वीरान हो गए थे। फिर आपकी अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण हेतु किए गए उपायों को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से उपाय किए गए थे और सतत पौष्टिक विकास के जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन कौन से वर्णन करना है। तो ये प्रमुख उपाय किए गए थे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण हेतु। एक तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। वन्य जीव के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वनों में मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण लाने का प्रयास किया गया। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर वन और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। वन्य और वनस्पति तथा वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सतत पौष्टिक विकास के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों में ह्रास को कम करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत जो व्यवहार है और अभ्यास में परिवर्तन करना। समुदायों को अपने जो पर्यावरण की देखभाल के लिए योग्य बनाना, इस सतत पौष्टिक विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं। फिर वापस आपको जो भारत के ये राजस्थान का मैप आएगा, इसमें आपको एक तो अजमेर बनना है। तो अजमेर आपका ये बीचों बीच में हो जाएगा। ये त्रिभुज जैसे दिखाई दे रही है आपका अजमेर। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, अजमेर भर देंगे। इसके बाद में है झालावाड़। तो ये वाले जो जिला है आपके इधर झालावाड़, बारा और झालावाड़ ही है ये, यहाँ भर देंगे हम इसमें झालावाड़। और ये बारा हो जाएगा, ये कोटा हो जाएगा, ये बूंदी हो जाएगा और ये टोंक हो जाएगा और ये भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़गढ़ है और ये प्रतापगढ़ है। इसके बाद में श्री गंगानगर। तो ये जो ऊपर जिला है वो आपका श्री गंगानगर हो जाएगा, श्री गंगानगर। इसके बाद में जो जिला है वो है राजसमंद। तो तिलक जैसा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जिला, ये तिलक जैसा जो जिला है वो आपके राजसमंद ही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राजसमंद भर देंगे। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला, ये अपना धौलपुर हो जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो आपके धौलपुर में ही होता है। अगला प्रश्न है कि प्रगलन क्या तात्पर्य है और आधुनिक उद्योग प्रायः जो कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, आपको नाम लिखना है और इसका वर्णन। तो प्रगलन क्या होता है, तो प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों के गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किस उद्योग को कहा जाता है, तो इस्पात उद्योग को। जो इस्पात उद्योग होता है, लौह और इस्पात उद्योग, इसको जो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इस्पात को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और लगभग सभी वस्तुओं का निर्माण इस्पात का प्रयोग किया जाता है। और उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें, पोत, रेलगाड़ियाँ, ट्रक, औजार सभी चीज़ें जो इस्पात से ही बनी होती हैं। बिना इस्पात के अन्य उद्योगों का विकास संभव नहीं है। अतः इस्पात उद्योग को ही आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है। निर्वाह कृषि के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है। तो निर्वाह कृषि क्या होती है। निर्वाह कृषि का तात्पर्य एक कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती जो की जाती है उसको क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहा जाता है। पारंपरिक तरीके से और निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से जो खेती की जाती है जिसमें उपज भी कम होती है। ये दो प्रकार से होती है, एक तो गहन निर्वाह कृषि होती है और एक होती है आपकी आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर जो साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ खेती की जाती है तो उसको अपन गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है और गहन कृषि निर्वाह कृषि जो दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया जैसे जो सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश है उसमें प्रचलित है। फिर आता है इसमें आपके आदिम निर्वाह कृषि। आदिम जो कृषि है, आदिम निर्वाह कृषि, उसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया से आप क्या आशय है और आपकी स्पूपिंग का आपको बताना है। तो आर्थिक क्रिया क्या क्या होती है,
तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिसमें मानव अपने परिवार का भरण पोषण करता है और जीवन यापन करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि है, पशुपालन है, वानिकी है, खनन है, विनिर्माण है, परिवहन है, अन्य सभी सेवाएं जिनसे जो लोगों को धन प्राप्त होता है उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। स्पूफिंग ये क्या होता है? तो ये एक प्रकार का ठगी का एक तरीका होता है। ठीक है, ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय या फिर पड़ोसी या फिर व्यस्त होने के बहाने पर किसी अन्य की पहचान या फिर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसको स्पूफिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन है वो ये है तो आपकी कि मुस्लिम लीग की उदय की 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में महत्वपूर्ण घटना थी, समझाइए। 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे और पहले विश्व युद्ध में भारत पर पड़े आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन थे? तो राजा और नवाबों की छीनती सत्ता, किसानों और जमींदार पर भारी भरकम लगान से परेशान हो गए थे, और कंपनी और भारतीय सिपाहियों का वेतन और सेवा शर्तों से असंतुष्टि और उनकी धार्मिक भावना और आस्था पर ठेस पहुंचाया गया था। तात्कालिक कारण था आपके गाय और सूअर की जो चर्बी युक्त कारतूस, अंग्रेजों का जो भारतीयों से घृणा करना, ये सभी इसके प्रमुख कारण थे। पहले विश्व युद्ध से जो भारत की जो आर्थिक क्या असर पड़ा था? तो पहले विश्व युद्ध में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इस पहले विश्व युद्ध की वजह से जो ब्रिटिश सरकार भारत के से रक्षा व्यय में जो भारी वृद्धि हो गई थी, इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर को बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में वृद्धि की गई थी। युद्ध सामग्री को आपूर्ति की वजह से ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया था और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। इसके अलावा इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी गई और अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी लाई गई थी। व्यवसायी समूह ने युद्ध के हिसाब से बेहिसाब से मुनाफा कमाया और युद्ध के दौरान जो भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय जो व्यवसायिक समूह हैं उन विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर में कंपनी की सेना का एक सिपाही था। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला किया था, उसके कारण जो उनको सजा दी गई थी, उनमें फांसी पर लटका दिया था। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से? तो भारत में जो प्रमुख केंद्र थे वो मेरठ थे, दिल्ली थी और लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद, बरेली और झांसी। तो यहाँ पर जो मेरठ में सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले शुरुआत होती है और राजस्थान में शुरुआत होती है नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है। कब शुरू होती है? तो 28 मई 1857 को 1857 को नसीराबाद से शुरू होती है। फिर आपके अगला जो पेपर है ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम किसको सौंपा था? तो जेम्स रेनेल को सौंपा था। ये जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का जो नक्शा बनाने का कार्य सौंपा था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मजदूरी करना अपमान की बात समझी जाती है। तो मजदूरी करना अपमान की बात किस समुदाय में समझी जाती है? तो बेगा समुदाय में, खोड़ समुदाय में या गौड़ समुदाय में, किस समुदाय में जो मजदूरी करने के अपमान की बात समझी जाती है? तो इसको उत्तर हो जाएगा आपके बेगा समुदाय में यह ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि प्राणियों एवं पक्षियों की व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो ये IUCN ये जो बनाती है वो तीसरा का जो करेक्ट आंसर है वो CITES बनाती है। और इसमें ये जो रेड अरब बुक, इसमें तो आपके विलुप्त जो पक्षी होते हैं इनका जो विवरण होता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनघनत्व कितना है? तो पूरे विश्व का जो औसत जनघनत्व है वो है इसका जो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में जो 51 लोग रहते हैं ऐसा जनघनत्व है। और भारत की बात करें तो इसमें आपको याद रखना 324 से, और फिर आपकी राजस्थान की बात करें तो आपको 200 याद करना है। राजस्थान का जनघनत्व 200 है। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? तो सच्चर समिति का जो गठन है वो 2005 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान में खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का।
हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? तो मेट्रो जो चलती है वो जयपुर में चलती है। अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थान का है, उर्वर भूमि और नदी घाटियों में के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। तो किसके लिए भूमि उपलब्ध है? तो कृषि के लिए भूमि उपलब्ध है, तो इसमें आपको भरना है कृषि। मरुस्थल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, तो मरुस्थल जो होते हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, यहाँ पे लोग कम रहते इसलिए विरल है। ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सघन जनसंख्या वाले स्थान कहेंगे। हाथ से मेला उठाने वाले कार्मिक के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? 6 दिसंबर 2013 करेंगे। डामोर जनजाति डूंगरपुर के किस स्थान पर निवास करती है? तो सिमलवाड़ा, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में ये निवास करती हैं। फिर आपके अगला जो प्रश्न है ये 10वां प्रश्न मिलान करने वाला, विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है? तो ये आपके असमान है, अलग अलग है जो आपके वितरण है। धर्म और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो हैं वो एक मौलिक अधिकार है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि ये क्या हो जाएगा? स्वामित्व के आधार पर एक वर्णन है, ये भूमि का वर्गीकरण है। निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना ये प्रत्येक राज्य का उद्देश्य होता है। फिर आपको सत्य असत्य बताना है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय लोग हैं जो मौत के मुंह में जाते हैं, तो पहला वाला बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की योजना संचालित रही है, तो ये बिल्कुल सही है, भी निःशुल्क किताबें मिलती हैं। किसान कल्याण योजना का संबंध किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना, ये आपके गलत हो जाएगा। किसान कल्याण तो ये है कि जो मंडी में जो लोग किसान जो फसल लेके जाते हैं, अपने जो उत्पाद लेके जाते हैं, तो उनके चाय नाश्ते की जो व्यवस्था होती है उसको किसान कल्याण योजना में रखा गया है। स्वच्छता संबंधी जो 58% परिवारों में उपलब्ध है, घर के भीतर जो शौचालय हैं वो लगभग 58% जो परिवार है उनमें उपलब्ध, ये आपके गलत हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि महालवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले अलग कैसे थी? कुछ 2 कारण आपको बताना है। तो अस्थायी बंदोबस्त से व्यक्ति किसी विशेष की ज़मीन की जो मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में क्या करते थे कि राजस्व का जो भुगतान है वो पूरे गाँव, जिसको महाल कहा जाता था, उसके द्वारा किया जाता था। और दूसरा है आपकी स्थायी बंदोबस्त है, उसमें भू राजस्व का निश्चित कर दिया गया था, जिसको भविष्य में भी नहीं बढ़ाया जा सकता था। जबकि महालवारी व्यवस्था में जो समय समय पर जो भू राजस्व कर है वो उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया था। अगला प्रश्न है कि आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन कीजिए और प्राचीन भारतीय ज्ञान के समर्थक 4 अंग्रेजों के नाम लिखिए और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और यह किस बात पर जोर देता है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या था ये? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बिना किसी निर्णय के 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा जो समाप्त हुआ था। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से 1805 तक कंपनी मराठों से उड़ीसा को छीनने में सफल रही थी। साथ ही दिल्ली और मथुरा समेत यमुना के जो उत्तरी क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की जो हुआ था वो 1817 से 19 में हुआ था। मराठा शक्ति को खत्म कर दिया और पेशवा को पुणे से हटाकर बिठूर और कानपुर के नज़दीक पेंशन पर जो भेज दिया था। फिर आता है आपके जो महिलाओं को जो अंग्रेजों की भारतीय ज्ञान के समर्थक थे, विलियम जोन्स हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक हैं और नेथेलियन हैं होलहैंड और वारेन हास्टिंग थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और रामकृष्ण मिशन का जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस उनके नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा, निःशुल्क श्रम के लिए मुक्ति के लक्ष्य पर जो जोर देता था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी भूमिका को चित्र बनाकर प्रदर्शित। तो ये आपके इसमें डायग्राम में मृदा को निर्माण करने की जो प्रक्रिया प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें आपके जनक सेल, पहले क्या आएगा आपके जनक सेल। तो जनक सेल में रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्य इसको निर्धारित करते हैं। फिर आता है आपके उच्चावच, तुंगता और ढाल, ये मृदा के संचयन का निर्धारण करते हैं।
जलवायु, तापमान और वर्षा ये अक्षय ह्यूमन की जो निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ह्यूमस की दर को। समय मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। और प्राणी जात, वनस्पति जात और सूक्ष्म जीव ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये सभी आपके जो मृदा निर्माण करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि नवीकरणीय संसाधन के बारे में, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में आप क्या समझते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित होता है और भंडार एक बार है जो समाप्त होने के बाद में पुनः पूरित होने में इसको जो हज़ारों वर्ष लग जाते हैं और यह अवधि मानव जीवन में बहुत अधिक होती है। तो इन सब प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको अपन अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न हो जाएगा ये मानचित्र का, ये कि 4 स्थान दे रखे इसमें आपके कोटा। तो कोटा तो आपके ये वाला हो जाएगा जो कि एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, ये कोटा हो जाएगा यहाँ पर बना आपको कोटा। और डूंगरपुर आपके सबसे नीचे हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला जो जिला है आपके डूंगरपुर, आपको साइड में भर देना है डूंगरपुर। इसके बाद में आपको भरना है सीकर। तो ये कटोरी जैसे दिखाई दे रहे हैं आपके सीकर हैं, तो यहाँ पे भर देना आपको सीकर। और जैसलमेर ये सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसको हम यहाँ भर देंगे। इसके अलावा प्रतापगढ़ जो दिखाई दे रहा है वो चित्तौड़गढ़ से नीचे ये आपका प्रतापगढ़ है, तो ये वाला प्रतापगढ़ इसको आपको यहाँ पे भर देंगे। तो ये आपका जो मैप है उसको अच्छी प्रकार से आपको भर देना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको इसमें देख लेना है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का आपको अंतर स्पष्ट करना है। सार्वजनिक क्षेत्र में और जो संयुक्त क्षेत्र के उनमें उद्योगों का आपको जो वर्गीकरण करना है। अगला प्रश्न आपके कृषि क्या है, इन कारकों को बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इनमें आपको अंतर देख लेना है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में क्या क्या होता है, वे उद्योग शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व व संचालन सरकार के हाथ में होता है, उसको अपन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं इसमें उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन है वो सरकार और निजी दोनों के हाथ में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो पूंजी होती है संपूर्ण पूंजी सरकार लगाती है और संयुक्त क्षेत्र में पूंजी दोनों की ओर से मिलकर लगाई जाती है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का पूरा नाम है, SAIL सेल। तो ये आपके जो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। बात करें संयुक्त क्षेत्र की तो इसमें आपकी मारुति उद्योग लिमिटेड, ये भारत का जो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कृषि क्या है। तो कृषि प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाया जाता है। पशुपालन को इसमें किया जाता है। और इसमें कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो प्रमुख कारक हैं आपके, एक तो स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ये तीनों ही जो कृषि को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 की क्रांति में योगदान स्पष्ट करना है। बूंदी दुर्ग पर टिप्पणी लिखनी और नगरीय जो प्रशासन है उसका कार्य लिखना है। नीमच के विद्रोह का वर्णन कीजिए और ग्राम पंचायत की संरचना और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं अव्वा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनका संघर्ष का योगदान। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह जो थे वो दिल्ली की ओर जाते समय एरिनपुरा के विद्रोहियों से मिले थे और इन सैनिकों को अपने साथ अव्वा ले गए थे। अव्वा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में 8 सितंबर 1857 को सैनिकों ने बिठौरा पाली में जो कैप्टन हितकोड़ और जोधपुर महाराजा तखत सिंह को जो सेना थी उसको पराजित कर दिया था। फिर 10 दिन बाद में 18 सितंबर को 1857 की क्रांति का दिन था और क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोग मैसन को चेलावास के युद्ध में हराया था और उसका जो सिर काट कर जो अव्वा के किले पर लटका दिया था। फिर इसके बाद में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जो सेना ने जो जनवरी 1858 में अव्वा पर जो आक्रमण कर दिया था और अधिकार कर लिया था और उसमें अव्वा के जो विद्रोह उसको समाप्त कर दिया था। बूंदी दुर्ग की बात करें तो बूंदी का जो किला है वो शहर से उत्तरी छोर में पहाड़ी पर 1354 में राव बर सिंह ने बनवाया था बूंदी का दुर्ग। और यह दुर्ग चारों ओर से परकोटे में बना हुआ है। इसमें छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनुरुद्ध महल, भित्ति चित्र इसमें सारे देखने को बनते हैं। महल की जो भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ वो स्थापित कला का एक अनुपम उदाहरण है। फिर आपको नगरीय प्रशासन या शहरी संस्थाओं के जो कार्य किए वो लिखना है। अनिवार्य कार्य की बात करें तो शहर के लिए पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर जो रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था करना। ऐच्छिक कार्य में क्या हो जाएगा, सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं का छुटकारा, मेले प्रदर्शनी का आयोजन, रेन बसेरों की व्यवस्था करना, ये
ऐच्छिक कार्य है। फिर आपके नीमच विद्रोह का आपको वर्णन करना है। तो नीमच का जो विद्रोह है वो 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था और शस्त्रागार में आग लगा दी थी। नीमच छावनी के किले में तैनात जो सेना थे उनके संघर्ष का जो बिगुल बजा और विद्रोही सैनिक जो है चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा होते हुए अंग्रेजी बंगलों को जो लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे थे। शाहपुरा में जागीरदार ने सैनिकों का जो रसद की आपूर्ति की थी। नीमच की क्रांति की सूचना मिलते ही मेजर सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया था। फिर आपको ग्राम पंचायत की संरचना का जो वर्णन करना है। तो ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण स्थानीय लोक तांत्रिक जो स्वशासन है उसकी पहली राजनीतिक इकाई है। यह वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर बनी होती है। ये ग्राम पंचायत के क्षेत्र में लोगों का निर्वाचित प्रतिनिधित्व करती है। इन पंचायतों का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता है और ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसको अपन ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है और प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती हैं। फिर आपके अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है कि इसमें आपको बताना है कि भारत का जो अंतिम वायसराय वो कौन था। तो अंतिम वायसराय कौन था, ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का जो अंतिम वायसराय था। बिरसा राज का प्रतीक है। तो बिरसा राज का जो प्रतीक है वो सफ़ेद झंडा है। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक है। कौन सी विधि तीव्र दालों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका तो उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, वेदिका कृषि। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। न्यामगिरी की समुदाय का पवित्र पर्वत है। तो न्यामगिरी जो है वो डोगरिया कौन है इनका जो एक प्रसिद्ध पर्वत है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भारत में सबसे पहले 1711 में मराठों ने प्रवेश कहाँ पर किया था। तो सबसे पहले जो मराठों ने प्रवेश किया था वो इसमें मेवाड़ में किया था। जयसमंद जिले किस जिले में। तो जयसमंद जो जिले वो उदयपुर जिले में स्थित है। भूपृष्ठ पर जो कुल क्षेत्रफल का जो लगभग भाग है वो कितना भाग भूमि है। तो 30% भाग जो आपकी क्या है, भूमि है। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है कि स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, वो साधनों का विकास करते हैं। तो संसाधनों का विकास करते हैं। समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लोकतांत्रिक समाज में। लोकतांत्रिक जो समाज होता है उसमें आपके संघर्ष, लेखन और सौदेबाजी की जो प्रक्रिया वो जारी रहनी चाहिए। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है आपके धौलपुर जिले का है। सबसे ज़्यादा किसका है। तो डूंगरपुर का है। तो धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। फिर आपको मिलान करना है 10वें में। तो विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। तो क्या वितरित नहीं है। तो मानव संसाधन वितरित नहीं है। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि एक दंडनीय अपराध है। तो अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। फिर आपकी कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना भूमि के उपयोग के लिए, भूमि का उपयोग इसमें किया जाता है। भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया ये सभी क्या है, जनजाति हैं। पीने का पानी बहुत सारी जो होने वाली बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है ये क्या है, पीने का साफ पानी। तो साफ पानी जो बीमारी को पैदा नहीं करता, ये आपके गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों द्वारा 2019 में सतत विकास एजेंडा को अपनाया गया था, ये आपके गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, चाहिए बिल्कुल आपके सत्य हैं। भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से काफ़ी बड़ा है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त जो है राजाओं और तालुकदारों का जो जमींदार मान लिया गया था। इसमें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल रहता था तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्राच्यवादी कैसे कहा जाता है और लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के कौन कौन से कारण होते थे। भूस्खलन किसे कहते हैं, इनको रोकने की प्रविधियों का वर्णन कीजिए। तो प्राच्यवादी क्या होता है कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको प्राच्यवादी कहा जाता है।
लोगों को क्या क्या डर था स्कूल न भेजने के पीछे? तो लोगों का डर था कि स्कूल जाने से लड़कियों का घर से दूर भागने लगेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी और उनसे आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर होकर गुजरना होगा, जिससे वे बिगड़ जाएगी। ये प्रमुख है जो उसके कारण थे। कई देशों में देश के कई भागों में लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई लड़की शिक्षित हो तो बहुत ही जल्दी विधवा हो जाएगी। ये प्रमुख है जो धारणाएं थी। अगला प्रश्न है फिर आपके भूस्खलन का। भूस्खलन क्या है? सामान्य रूप से सेल, मलबा, ढाल को गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और लंबे समय तक भारी वर्षा इसका प्रमुख कारण है। इसको रोकने की क्या क्या विधियाँ हैं? तो इसको रोकने की विधि एक तो भूस्खलन वाले स्थान पर जो आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिरोधी दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण की वृद्धि करनी चाहिए। सतही अफवाह तथा झरना अफवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय किया जाना चाहिए। फिर आपको भारत के मैप राजस्थान के मानचित्र में बना है बाड़मेर, तो बाड़मेर आपको भर देंगे। यहाँ पर ये बाड़मेर है और भरतपुर, ये इधर का जो इलाका आपके भरतपुर, इसमें भर देना है। पूर्व जो आपके जो जिला है उसमें आपको भरतपुर भर देना है। भरतपुर के बाद में बना है पाली, तो ये जो जिला है आपके पाली हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको भर देना है पाली। पाली के बाद में उदयपुर, तो ये जो जिला आपके उदयपुर हो जाएगा, यहाँ पर आपको भर देना है उदयपुर। तीर का निशान आपको ज़रूर लगाना है। जालोर, तो उदयपुर के पास में आपका जो हो जाएगा जालोर। इस प्रकार से आपको जो पूरा मैप है वो बनना है। उद्योगों के जोखिम को कम करने के उपाय आपको इसमें बताएं कि उद्योगों का जोखिम कैसे कम किया जा सकता है। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना से होने वाली स्थिति से और विषैले और खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में है कि विषैले पदार्थों के भंडारण की क्षमता का निर्धारित सीमा होनी चाहिए और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय का उन्नत किया जाना चाहिए। फिर आपके अगला प्रश्न है ये स्थानांतरित कृषि क्या है, या क्या क्या हानियाँ हैं इस कृषि से, और भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा क्यों आवश्यक है, वर्णन करना है। तो स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि वृक्षों को काट कर जो जलाकर भूमि को साफ किया जाता है और जले हुए जो वृक्ष होते हैं उनकी राख को मृदा में मिला दिया जाता है, और ताकि जो इसके बाद में फसलों को उगाया जा सके। जब उस भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है तो वह कृषक भूमि छोड़कर जो नई भूमि पर चला जाता है। इस प्रकार की जो खेती अपने परिवार की सहायता लिए स्थान स्थान पर जो खेती करता रहता है। हानियाँ क्या क्या इससे? तो इससे मृदा का क्षरण और अपरदन ज़्यादा होता है, वन क्षेत्र की हानि पहुंचती है और इस प्रकार से कृषि से वनस्पति नष्ट होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो सरकार का जो शक्ति का वितरण हो किस प्रकार से? तो 3 अंग सरकार के कौन कौन से होंगे? विधायिका हो जाएगी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये इसमें जो विधायिका होती है वो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिसमें देश के कानून का निर्माण करते हैं, और कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने तथा शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालय की जो व्यवस्था होती है उसको न्यायपालिका कहते हैं। सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए क्या है, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 अंगों में किया गया है। शक्तियों के बंटवारे में सरकार के सभी अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से अलग होगी और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, और इस प्रकार से जो तीनों अंगों के बीच में जो सत्ता का संतुलन बना रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्ता के तीनों अंगों के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों का बंटवारा आवश्यक है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, और मोरेला मूर्तिकला और ग्राम सभा में वर्णन करना है। 1857 की क्रांति के परिणाम पर प्रकाश डालिए, जिला परिषद की आय के स्रोत और राजस्थान की संगीत कला का वर्णन करना है। तो प्रमुख जो कारण क्या थे, पहले तो हम कारण देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के कारण, पहला कारण तो ये कि अंग्रेज जो राज्य के आंतरिक शासन की जो हस्तक्षेप करने लग गए थे, और इस कारण जो राजाओं की संप्रभु समाप्त है जो सत्ता समाप्त होकर के अपनी जो कृपा दृष्टि पर जो निर्भर हो गए थे। निसंतान राजाओं के द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती हुई थी। राजस्थान में अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ की जो सामान्य जनता उनकी भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी।
इसके अलावा जो अंग्रेज़ी जो कंपनी के राज्यों में आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करके आर्थिक शोषण की नीति लागू कर लेती और सामंत जो अपनी दुखद स्थिति के जिम्मेदार अंग्रेज़ों को ही मानते थे और उनमें अंग्रेज़ों के प्रति रोष था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में जो प्रयुक्त कारतूस थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। मोलेला मूर्तिकला क्या है तो राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने जो एक मोलेला कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है और ये शिव पार्वती मणिहारी बेरुजी हाथी घोड़ा गणेश ऊँट पुतली हनुमान जी तोता चिड़िया इन सभी के जो मिट्टी से बने जो इनकी जो मूर्तियाँ बनाई जाती है तो इसको जो मोलेला मूर्तिकला के नाम से विख्यात है। मिट्टी को जो मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की जो कला होती है इसको टेराकोटा कहा जाता है। ग्राम सभा क्या होती है तो ग्राम सभा पंचायती राज की जो आधारभूत संस्था है। एक क्षेत्र में एक राजस्व ग्राम होता है और प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का सदस्य उस राजस्व गांव का सदस्य जो मतदाता होता है वो होता है और ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने का उसको अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं। ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है और इसके तहत है जो अनेक जो ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। ग्राम सभा जो होती है वो सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। आमतौर पर 26 जनवरी 1 मई 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ये ग्राम सभा की टोटल साल में 4 बैठकें होती हैं। फिर 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या परिणाम आए थे तो शासकों ने राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास किए थे। अतः जो क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अपनी ओर से जो अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। यही नहीं उनको पुरस्कार और उपाधि देना भी शुरू कर दिया था। सामंतों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया था इसलिए विद्रोह की समाप्ति के पश्चात जो अंग्रेज़ों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति बनाई थी। अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति का विस्तार किया और नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा के अनुभव और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की गई थी। इसके अलावा जो अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए तीव्र यातायात के साधनों का विकास किया था और क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जिला परिषद की आय के साधन कौन कौन से तो केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख आय होती है, अनुदान मिलता है, पंचायत समिति की वसूलियाँ मिलती हैं, राजस्व की प्राप्ति होती है और गैर सरकारी ऋण मिलता है इसमें और लोगों के द्वारा जो दिया गया अनुदान जो होता है वो उसमें शामिल होता है। तो अभी के बज रहे बच्चों ये मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी के बज रहे लगभग 3:15। ये जब वीडियो मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड किया तो मैं जो यहाँ पर रिकॉर्ड करते करते 3:15 बज गए। 1 बजे से लगा हुआ मैं आपके 3:15 बजे तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 1 घंटा और 27 मिनट इस वीडियो को हो चुका है और ये आपका जो अंतिम पेपर है और इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न और कौन कौन से वो हम लगा देते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपने ये वीडियो यहाँ तक किन किन बच्चों ने देखा है। जिन जिन बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा है आपको क्या करना है, दोनों एक साथ कमेंट करना है। एक तो अपना नाम कमेंट करना है, एक अपना ज़िला कमेंट करना है और एक अपने रोल नंबर कमेंट करना है ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों ने वीडियो 1 घंटे और 30 मिनट तक देखा है। वारेन हास्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे तो ये 1773 में बने थे। दिक्कू से क्या मतलब होता है तो बाहरी व्यक्ति को दिक्कू कहा जाता है। मृदा संरक्षण के लिए उपयोग में ली जाने वाली विधियाँ कौन कौन सी है तो वेदिका फार्म है, रक्षक मेखला है और चट्टान बांध। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति व्यक्ति कितना, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है तो 382 इसका उत्तर हो जाएगा। 382 व्यक्ति भारत का जनघनत्व है। अच्छा मैंने पिछले कहीं एक जगह जो 324 बता दिया था तो उसके लिए सॉरी, ये 382 है। आदिवासी समूह और औरत से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि इनके भीतर जो ऊंच नीच का फर्क बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही कम होता है, अधिक नहीं होता, बहुत ही कम होता है। बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजदूर नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित किस अधिकार के तत्व होता है तो शोषण की मुक्ति का अधिकार हो जाएगा। जोधपुर का उत्तराधिकार किन के बीच में होता है तो राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में होता है। कौन सा भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल है तो पुष्कर झील अजमेर हो जाएगी। उच्चावस्था तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, इसमें आपको बनना है संचय। जन्म दर मृत्यु दर परिवर्तन के कारण होता है तो ये प्राकृतिक कारण है। मुसलमान और पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी जो संस्कृति की सुरक्षा का जो अधिकार मिला हुआ है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो
जालौर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। फिर आपको इसमें मिलान करना है। किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का जो आना जाना होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रवास। आदिवासियों का परंपरागत जमीन की बहाली 1989 का जो अधिनियम आया था उसमें आया था। वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है तो तापमान और आर्द्रता पर। भारत की आदिम जनजाति सूची में कौन शामिल है, तो सहरिया शामिल है। फिर आपको सत्य असत्य बताना है कि मुंबई में उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली थी, यह बिल्कुल आपके सत्य हैं। ग्रामीण गौरवपथ निर्माण जो किया गया था वो ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ने के लिए किया गया था, ये भी सत्य है। आयुष मिशन का उद्देश्य फसलों का बीमा करना नहीं है, ये आपके गलत हो जाएगा। और भारत में जनसंख्या की जो मूलभूत आपूर्ति और सुविधा जो है इनकी आपूर्ति और वितरण करने में काफ़ी समानता दिखाई देती है, ये आपके गलत हो जाएगा। ये समानता नहीं दिखाई देती, काफ़ी असमानता दिखाई देती है। फिर आपकी नवीकरणीय संसाधन के बारे में आपको इसका और अनवीकरणीय के बारे में आपको अंतर बताना है। और भारत राजस्थान के मानचित्र में बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सिरोही और इनको भरना है। तो सिरोही तो बदलेंगे यहाँ पे, ये सिरोही हो जाएगा। बांसवाड़ा जिला सबसे दक्षिण में है, नागौर ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये टोंक जयपुर के इस वाला से जो साइड आपके ये टोंक हो जाएगा ये। और एक मिनट, ये टोंक अजमेर के इस वाला जो साइड है जयपुर के नीचे वाला ये टोंक हो जाएगा। और सवाई माधोपुर आपके ये इसकी टोंक के पास वाला जो हिस्सा है वो आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि फौजदारी कानून और आपकी दीवानी कानून का उदाहरण सहित अंतर बताइए। इसमें क्या अंतर आपको अंतर इसमें बताना है। तो फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार में या क्रियाओं से संबंधित है जिसमें कानून में अपराध माना गए हैं। उदाहरण के लिए दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या, ऐसे भी आपके फौजदारी कानून है। दीवानी कानून में व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना के लिए होता है, जैसे ज़मीन के लिए बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि इसमें दीवानी मामले में आता है। तो ये फौजदारी और दीवानी में आपको इसका अंतर यहाँ पे स्पष्ट करना है। इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। फिर आपकी भारतीय संसद की कार्य क्या क्या है, तो सरकारी जो राष्ट्रीय सरकार है उसका चुनाव करना। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है वो उसका जो नेता राष्ट्रपति के सम्मुख जो सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद की जो नियुक्त करता है। सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये भी जो प्रमुख कार्य होता है संसद का। फिर आपके कानून बनाना, ये संसद का जो प्रमुख काम होता है। भारतीय संसद की सर्वोच्च जो कानून निर्माता संस्था वो आपके संसद है। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। लोकतंत्र के सिद्धांत की बात करें तो निर्णय प्रक्रिया की जनता की हिस्सेदारी होती है और सहमति के आधार पर शासन किया जाता है। भारतीय अदालतों के 3 स्तर हैं। सबसे निचली अदालत जो होती है उसको अधीनस्थ अदालत कहते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य स्तर पर होती है और सुप्रीम कोर्ट एक ही देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो कहाँ पर स्थित है, अपने नई दिल्ली में स्थित है। तो ये था आपके आज का पूरा पेपर। 1 घंटा और लगभग मैंने जो 30 मिनट में 32 मिनट हो रहे हैं, तो 1.5 घंटे में मैंने आपके जो पूरा जो आपके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। आपका पूरा जो पेपर उसी वीडियो में से आने वाला है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार और देख लेना, इसका रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना बच्चों। और ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट दे रखा है उसको आप ज़रूर दे देना। अभी बज रहे हैं 3:15, तो अब मैं आप सोऊंगा, तो आपको तब तक सुबह ये वीडियो के रूप में आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो थोड़ी देर में सोने के बाद में फिर आपके जो गणित के पेपर की तैयारी करूंगा और आपको जो गणित का पेपर वो अपलोड करूंगा। तो गणित के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरा पेपर गणित का भी मैं आपके 80 में से 80 की तैयारी में आपको करवाने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों का सपना टैबलेट लेने का, उनका सपना पूरा करेंगे। मेरे को आपकी जो तैयारी करवानी, इसलिए मैं आपको रात को जग करके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आपको पता है कि अपना जो मेन चैनल है श्री राम क्लासेस, उसके ऊपर जो 7 दिन तक वीडियो अपलोडिंग बंद है। इस कारण मैं आपके इस चैनल के ऊपर आपकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो गणित का और संस्कृत का भी वीडियो आपको यहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो उन वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जो इसमें टेस्ट वगैरह होंगे गणित के, तो वो आपको सबसे पहले लिंक आपको वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ से वीडियो देखा है तो आपने बहुत ही शानदार तैयारी कर ली है। आप सभी को मेरी ओर से 80 में से 80 नंबर की शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। आपका जो सपना है इस बार टैबलेट लेने का वो पूरा होगा और आप जो आज का जो पेपर बहुत ही शानदार करके आएंगे। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सभी पेपर आपको अच्छे से करके आना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, भूल मत जाना, ठीक है। और आपको अच्छी प्रकार से अपना पेपर सॉल्व करके आना है। मेरी ओर से आप सभी को 80 में से 80 नंबर की शुभकामनाएं। मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जो पेपर बहुत अच्छा होगा आज और आप 80 में से 80 नंबर लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।
मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।